तो ये इसी प्रकार से हम ये शास्त्र में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्लाइड्स पे आ जाते हैं। हाँ, एक बात याद रखना है कि ये वास्तुशास्त्र जो है वैदिक वास्तुशास्त्र है, उसी में पता चलता था कि ये वेदों से आया हुआ है। ठीक है, और हम लोग रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी सन गैलेक्सी का एक हिस्सा है, बराबर है। तो अभी थोड़े सा शुरुआत में हम लोग जाते हैं कि सन गैलेक्सी में कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ रहेगा। वैसे हम लोग तो जानते हैं कि ये बिग बैंग हुआ, फिर उसके बाद में ये सब बनते गए हैं, और ये यहाँ पर जो है ये ग्रहों का अपना अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ग्रहों की गति है, फिर उसका जो डिस्टेंस है सूर्य से उसके उसके ऊपर निर्भर है, और उसी के कारण ये चलते आ रहा है। और ये करते करते कि जैसा पिंडी से ब्रह्मांडी, हाँ, तो वैसा हम लोग जो भी एक व्यक्ति है वो एक पिंड है और इस ब्रह्मांड में है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने पिंड से, कि पिंड पिंड है और ये ब्रह्मांड में मैं फिर पृथ्वी पर रहता हूँ। पृथ्वी सन गैलेक्सी का एक हिस्सा है, उसके आजू बाजू में और भी ग्रह है, सूर्य एक तारा है, हाँ? फिर उसके बाद में ऐसे कई हजारों तारे, हजारों सूर्य हैं, तो तारों का समूह से नक्षत्र बनता है। ये सब हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा है। ठीक है, तो ये इसकी जो शुरुआत हुई है, तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, जो देखते हैं, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसमें उन्होंने कहा है, हाँ, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये प्रकृति के 8 गुण है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो पंच तत्व हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, ये पूरा अपना नेचर जो है ये डिवाइडेड इनटू 8 क्वालिटीज, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। ठीक है, तो ये शुरुआत जो है 5 एलिमेंट्स हर एक चीज में है। कोई भी चीज आप लोगे तो उसमें मैं भी बनाऊं तो 5 एलिमेंट से बनाऊं, कोई दूसरा व्यक्ति भी बनाए 5 एलिमेंट से बनाए। इवन कोई नेचर में ये सब जो एलिमेंट्स है एक दूसरे से मिले हुए हैं, और एक में दूसरा एलिमेंट्स का भी सहभाग होता है। ठीक है, ये इसका जो है बेसिक कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आकाशात वायु, पहले सबसे पहले स्पेस एक ही एलिमेंट था, वो स्पेस एलिमेंट से एयर एलिमेंट तैयार हुआ। आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। फिर स्पेस वायु वायु में वायु का जो घर्षण है उसके कारण वहां पर अग्नि की उत्पत्ति हुई। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जो वायु और अग्नि इससे जो कॉम्बिनेशन हुआ वो उसके कारण फिर जल उत्पन्न हुआ, अग्नि आप, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। जल आ गया, जल अदभ्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी या औषध, पृथ्वी के ऊपर औषधि वनस्पतियों का पहले निर्माण हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। जीवन रक्षक औषधियां वनस्पतियां जो भोजन के लिए है और दवाइयों के लिए है, वैसे उसकी उत्पत्ति हुई। औषधिभ्य अन्नम, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति हुई जो सभी जीव को एनर्जी देते रहे। अन्नत पुरुष, और अंत में फिर जीव निर्माण हो गए। ये है जीवन का जो है प्रवास, जो इन्होंने कहा है कि आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नेर आप, अदभ्य पृथ्वी, पृथ्वी या औषध है, औषधोभ्यो अन्नम, अन्नत पुरुष, अंत में अन्न पुरुष की उत्पत्ति हुई। इट मीन्स देयर वाज ओनली वन स्काई एलिमेंट बिफोर बिग बैंग। एयर originates from the sky, fire originates from the air,
water originates from the fire, earth originates from the water, and after formation of all five elements, life-saving medicines originates from the earth, grain originates from the medicine, and at the end life originates from the food. फूड रहेगा तो ही लाइफ होता है, और लाइफ के लिए फूड जरूरी है। एक 2002 में एक बार चाइना के पास सी में बहुत बड़े ऑयल के टैंकर्स जो है वो सी में डूब गए थे और ऑयल फैल गया था, बराबर। और ऑयल इतना फैल गया था वो सभी जीव के लिए खतरा था, जो फिश और जो वाटरबॉर्न स्पीशीज रहते हैं उनके लिए वो खतरा था, उनके लाइफ के लिए खतरा था। और उसको ऐसा भी पढ़ने में आ रहा था कि वो अगर उसको खत्म करने की भी कोशिश करेंगे तो भी कई साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तब तक वो नहीं होगा। तो और खर्चा भी ज्यादा लगेगा, बहुत एक्सपेंसिव भी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसी में एक जीव की उत्पत्ति हो गई, और उस जीव ने कई महीनों में वो सब ऑयल वगैरह सब जो है वो खा के खत्म कर दिया और प्योर कर दिया। तो नेचर ऐसा होता है, नेचर जब भी काम करता है तो इस प्रकार से काम करता है कि वो हमारे सोच के आगे रहता है, और कौन कैसे क्या है उसको बहुत सारे लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो हम तो उसको एक एनर्जी बोलेंगे साइंस की तरह से। फोन तो करून ऐसे अभिषेकला फोन कर, अभिषेक फोन करत होता तुला। अभिषेक तुला फोन करतो, तुझा लागला ना त्याला। प्लीज सबको रिक्वेस्ट है आप अपना म्यूट रखो, मैं यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता हूँ और क्या होता है फिर आगे मैं कुछ नहीं, मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैं अभी सभी को म्यूट ही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, कहाँ चले? तो नेचर क्या करता है, नेचर ने वहां पर एक नए जीव को जन्म दिया है। वो जीव ने वो जो खतरा है जो नेचर के ऊपर आया था, जो ऑयल जो फैल गया था पूरे समुद्र में, उस खतरे को वो उसने खा के पी के जो भी है वो खतरा दूर कर दिया। तो इस प्रकार से नेचर बैलेंस करता है। तो ये और पांचों तत्व एक दूसरे में उसका एक प्रतिनिधित्व रहता है। ऐसा नहीं कि जल तत्व में पूरा 100% जल ही रहेगा। जल तत्व में फायर भी रहता है, जल में एयर भी रहता है, जल में फायर एयर स्पेस भी रहता है, और अर्थ भी रहता है। तो हर एक तत्व में बाकी के चारों तत्व सम्मिलित रहते हैं। और ये पंचीकरण जो है आज शंकराचार्य ने जो लिखा है वो प्रोसेस में हम लोग डिटेल जब 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब वो उसको डिटेल में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि ईच ऑफ द 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ मैटर। उसका जो स्टेट है उस स्टेट से वो पता चलता है। जैसे कि स्पेस इज द मदर ऑफ द अदर एलिमेंट्स, स्पेस से ही वायु से ही स्पेस में से ही वायु की उत्पत्ति हुई। और वायु का मतलब है जो भी गैस फॉर्म में है वो सभी जो है वायु स्वरूप है। फायर का मतलब क्या है? फायर क्या करता है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फायर एक एनर्जी है, हाँ, जो पदार्थ की एक स्थिति को दूसरी स्थिति में बदल देता है। तीसरा जो है वाटर। वाटर कैन प्यूरिफाई, एम्पावर एंड कंट्रोल द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर आपको तीनों फॉर्म में मिलता है। वाटर एयर फॉर्म में भी मिलता है, वाटर फॉर्म में भी रहता है, सॉलिड फॉर्म में भी, आइस फॉर्म में भी रहता है, ठीक है। और जो भी तरल है वाटर फॉर्म में वो सब वाटर एलिमेंट ही है। कोई ऑयल भी वाटर एलिमेंट है, मिल्क भी वाटर एलिमेंट है, और वाटर भी वाटर एलिमेंट है। ये आपको देखना है। जब आपको पेट्रोल पंप का डिजाइन आएगा तब जाके पेट्रोल और डीजल ये वाटर फॉर्म ही उसको पकड़ना है, जल तत्व ही उसे कंसिडर करना है। हाँ, जल के साथ फिर उसमें अग्नि आ जाएगा। फिर उसके बाद में अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट को शब्दशः अर्थ ऐसा नहीं लगाना है कि अर्थ का मतलब है भूमि।
अर्थ एलिमेंट का मतलब है सॉलिड, जो ड्राई ड्राई टोटल सॉलिड, इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट। हाँ, और वो पृथ्वी केवल ऐसा मिट्टी है, सॉइल है, उसी को पृथ्वी तत्व कहते हैं कि यहाँ पर तो मिट्टी नहीं है तो ये पृथ्वी तत्व नहीं आया है, ऐसा नहीं है। जो ठोस है उसे पृथ्वी तत्व कहते हैं। ये थोड़े मिसकंसेप्ट्स हैं, ये और क्लियर करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो वाटर एलिमेंट, जो वाटर बॉडीज है वो सब वाटर एलिमेंट है, गैस है वो एयर एलिमेंट है, और पृथ्वी जो है वो सॉलिड जो है वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ, इसके बारे में कुछ किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस। सर इसमें जैसे आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की हुई, जैसे यहाँ तक समझ में आता है कि वायु के बिना अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। हाँ, तो ऐसे ही अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, ये कैसे हम देखो इसको बोलेंगे? आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु में अलग अलग प्रकार के गैसेस है, ये कोई एक गैस नहीं है, वायु बहुत सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन है। हाँ, और उसके घर्षण से ही अग्नि बनता है। और जब हाँ, अग्नि बनता है तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी की भाप बन जाती है, भाप से क्लाउड बनते हैं और क्लाउड से फिर वर्षा होती है। तो अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई। अच्छा अच्छा। तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई क्योंकि वायु और उसका घर्षण और अग्नि ये सब के कॉम्बिनेशन के बाद में वो पानी उत्पन्न हुआ, और पानी से फिर ड्राइनेज की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हाँ सर। हाँ, और पानी में फिर पानी भी आ गया, पृथ्वी भी आ गई, सॉइल भी आ गया, फिर उसके बाद औषधियों की उत्पत्ति हो गई। इसको लाखों साल लगे। ठीक है, फिर औषधीय वनस्पति आ गई, औषधीय वनस्पति के साथ कुछ अन्न वनस्पति आ गई, जैसे गेहूं, ज्वार वगैरह जो है, दाल वगैरह, ये सब ये इसकी उत्पत्ति हो गई। फिर उसके बाद में जीव आए। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हम इधर बोल रहे हैं, तो इसमें इसको ऐसे समझेंगे क्या कि हमारे पास वायु है, अग्नि है और एयर है, तो जल भी ये है, सब जल है, इन हाँ, सब का कॉम्बिनेशन करके पृथ्वी तैयार हुआ। बराबर, बिल्कुल बराबर, हाँ, सही सोच पृथ्वी रहे हैं। तत्व, हाँ, ठोस पृथ्वी तत्व हाँ, तैयार यस यस, हुआ, तैयार होगा। फुल ऑफ लाइफ, यस ऐसे बोलेंगे। यस यस। ठीक है, ये बाकी कहीं पर इतना डिटेल क्लियर दिया नहीं है, लेकिन हमारे जो वैदिक ग्रंथ है या गीता है, ये तो जो है ये दूसरे ग्रंथ से है। ग्रंथ का नाम तैत्तरीय उपनिषद में से दिया हुआ है। आकाशात है? वायु, वायु और अग्नि, तैत्तरीय उपनिषद नाम का एक उपनिषद ग्रंथ है। हाँ, उसमें का ये श्लोक है, आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप अदभ्य पृथ्वी, और पंचतत्व रहते हैं। ये जो श्लोक है ये भगवद गीता में दिया हुआ। ये सब हम लोगों को जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं, और उसको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दोगे, क्योंकि कैसे समय समय पे एक्सप्लेनेशन का स्टाइल बदलते गए। कुछ समय हाँ, पहले जब कोई एक्सप्लेन करता था तो कोई क्वेश्चन पूछता, क्रॉस चेकिंग नहीं होता था। अभी यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का क्रॉस क्वेश्चन का सही आंसर साइंटिफिक वे से आपको देना है। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है। सर और मुझे कुछ? पूछना था, हाँ, पूछो। सर क्या जल और अग्नि एक दूसरे से विपरीत है? क्योंकि एक बहुत देखो, क्वेश्चन आता है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, और एक जल और अग्नि, अग्नि का मतलब है एनर्जी, और जल वाटर है। वाटर से भी जो हाइड्रो पावर कहते हैं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाँ, वो वाटर से तो बनता है। तो तत्व का ये पहले जो कहा है ना, इट 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ मैटर, तो उसका मैटर अलग अलग है, लेकिन वो भी एक एनर्जी, 5 अलग अलग एनर्जी है। एक एनर्जी क्या है, कि गैस फॉर्म में, वो भी एक एनर्जी है। आज गैस के ऊपर व्हीकल चलता है, बराबर है। फायर फॉर्म में, फायर से भी ट्रेन चलती थी, फायर और वाटर एक साथ करते हुए। फिर उसके बाद में ये सब एनर्जी के प्रकार हैं।
स्पेस एलिमेंट्स को सोचने के लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेस से ही सब ये उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए उसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। कॉस्मोस जो पूरा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो स्पेस के कारण ही हुआ है। तो 5 एलिमेंट्स और ये सभी में मौजूद रहते हैं। 5 तत्व जो है ये सभी में मौजूद रहते हैं। ये हर एक उसकी तत्व की हर एक की एक अवस्था है, अलग अलग अवस्था है। तो जल तत्व एक है तो उसकी एक जल अवस्था है, और अग्नि तत्व है उसका एक अग्नि अवस्था है, लेकिन दोनों एनर्जी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को। सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। ये देखो, जब आप बोलते हैं कि अग्नि में से जल का उत्पन्न हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट्री रहना ही चाहिए, तभी तो उसमें से हुआ ना। सर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, हाँ, उसमें सभी 5 तत्व हैं और दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे पानी का एक अलग रोल है, और शरीर में अग्नि होती है तो हमें भूख लगती है। बिल्कुल। और जो खाना लिया जाता है, वो भी पचन होने के लिए भी अग्नि की जरूरत होती है। अग्नि की जरूरत होती है। उसको शांत करने के क्योंकि लिए जल सर की भी ये जरूरत होती है। सर एक बहुत कंट्रोवर्सी आता है जहाँ पे भी जाओ, छोटे छोटे सिली क्वेश्चन सब पूछते हैं ना कि हाँ, गैस पूछो और ना, तो क्या पानी को होता है, किचन में। पूछने से ही वो सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, तो कंट्रोवर्सी कब सर आती है? जब आप आंसर नहीं दे पाओगे तो कंट्रोवर्सी होगी। जैसे किचन में होता है ना कि गैस स्टोव और पानी का स्थान एकदम अलग होना चाहिए, ये वो करके उसको थोड़ा क्लियर करिए ना सर। देखो, ये अभी तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं कि सभी तत्व इंपॉर्टेंट है, सभी एक मैटर है, सभी का एक का अवस्था है, बराबर है। और जहां पर अग्नि तत्व चाहिए वहां पर जल तत्व नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस समय पे आप उनको ये इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अग्नि तत्व का वहां पर इंपॉर्टेंस ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है जल की मात्रा से। अभी किचन में जल कितना रहेगा? कोई 1000 लीटर का टैंक तो किचन में नहीं रखता है। किचन में कुकिंग के लिए जो पानी लगता है, एक तो उसमें भी फिर आगे हम लोग आएंगे कि पानी का जो वास्तु में पानी देखा जाता है, जल देखा जाता है, वो 2 तरीके से, एक वाटर बॉडी और एक वाटर स्टोरेज। एक वाटर यूज के लिए कहीं से पाइपलाइन किया हुआ रहता है, वहां पर जब चाहे जितना चाहिए आप वाटर ले लो। और एक होता है वाटर स्टोरेज, वाटर टैंक। तो किचन में वाटर टैंक तो नहीं होता है, और जो टैंक होता है वो 10 15 20 लीटर का होता है, और उससे ज्यादा वहां पर जो है अग्नि होता है, ठीक है। तो और अग्नि में वाटर होता है, वाटर में भी अग्नि होता है, एक दूसरे में होता है। तो इतना उसका मीन्स वो क्या हुआ है, एक रूल को एक ही एंगल से देखने के बाद की स्थिति है वो। जो क्वेश्चन आपके दिल में आया या किसी के दिल में आता है ना, उनको वो समझाना है कि ये सब अलग अलग एनर्जीज है, और ये सभी एनर्जी सब जगह पे रहती है, रहना जरूरी है। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं जल में भी फायर एनर्जी है, या जल में भी एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जल के स्टोरेज में नहीं है, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब लेके जाते हैं, तब जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तब तक तो जल तत्व ही दिखाएगा। वो इलेक्ट्रिसिटी कब होगी? जब उसको कुछ प्रोसेस करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके जाएंगे, तब जाके वो ये कर सकता है। उस तरीके से आप उनको समझाना है। तो किचन में वाटर एलिमेंट जो है, क्वांटिटी आप देखो, जब ज्यादा क्वांटिटी साउथ ईस्ट में है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी के लिए आपको यही समझाना है कि हर एक तत्व में दूसरे बाकी चारों तत्व सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। ओके सर। और कुछ आगे? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी ये वास्तुशास्त्र सीखने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या जरूरत है, हम तो नहीं मानते हैं। मानना ना मानना ये उसका पर्सनल रहेगा, लेकिन इफेक्ट देना है वो तो उसका काम करता ही रहेगा ना। अगर कोई बोलेगा मैं बारिश को नहीं मानता हूँ, तो बारिश का जो भी पॉजिटिव निगेटिव है वो उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये जो है वैदिक है, वास्तुशास्त्र वेदों से आया है, तो शुरुआत हम वेदों से ही करते हैं।
4 वेद हैं जो हम लोगों को एक जीवन कैसे जीना है ये इसके टीचिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं। 4 वेद जो है वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। वेद को अभी एक लाइन में तो हम नहीं बता सकते हैं पूरे वेद को, लेकिन उसका स्टेटमेंट ऐसा कर सकते हैं एक लाइन में अगर करना है तो, कि वे ऋग्वेद जो है वो उसमें एनर्जीज का, देवी देवताओं का एक वर्णन दिया हुआ है। देवी देवताओं को यहाँ पर हम लोग अभी एनर्जीज भी कहते हैं, तो उसका उनका वर्णन उसमें दिया हुआ है। सामवेद में उनकी जो स्तुति होती है वो स्तुति करने के लिए कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यजुर्वेद में सभी देव देवताओं की सभी एनर्जियों को कैसे एक्टिवेट करना है उसके लिए कुछ विधि विधान जो है यज्ञ कहते हैं, ऐसे यजुर्वेद से मिलता है। और फिर बाद में अथर्ववेद में जो दिया है ये सभी जो एनर्जीज है, सभी फॉर्म्स है, उसको डे टू डे लाइफ में कैसे उसका उपयोग करना है ये अथर्ववेद में दिया है। उसके जो 4 टीचिंग्स यहाँ पर मैंने कहीं पढ़े थे वो है बी ह्यूमन। ये वेद हम लोगों को क्या पढ़ाता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनो। फॉलो कॉन्साइंस मीन्स आपका विवेक, अच्छा बुरा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर वेद ये कहता है कि गॉड विद इन मी, मेरे में गॉड है और मेरे साथ है, और जो भी ये शक्ति है वो शक्ति मुझे सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये वैदिक शास्त्र है। तो इस प्रकार का ये शास्त्र है और उसका ये सार जो है वास्तुशास्त्र, वास्तु बाहर आया हुआ है, और वो हम लोगों के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है। सर एक सवाल था। हाँ, जैसे अभी ये 4 वेद है, तो जैसे बोलते कि आयुर्वेदा किसी एक वेद का अंग है या हिस्सा है, वैसे वास्तुशास्त्र सभी वेदों में का अंश यही है है ना। या ये फिर देखो, किसी? नहीं अथर्ववेद सभी जो अथर्ववेद का हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये देवी देवताओं के लिए, वो एनर्जीज के लिए, उनके स्तोत्र सूक्त के लिए माना गया है, उसमें से मिलते हैं। और अथर्ववेद में जो है वो आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष ये सभी जो है वो इसी के अंग है, अथर्ववेद के ही अंग है। और Yes. ये वेद 4 वेद मुख्य वेद है, उसके बाद उपवेद आए, उसके बाद पुराण आया है, हाँ, उसके बाद सूक्त आए हैं। और ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे लोगों की जरूरत थी जीवन जीने, अच्छा जीवन जीने के लिए, तो वो जरूरत के अनुसार वहां पर वो सेक्शंस होते गए और वो बनते गए। और ये सब जो भी लिटरेचर बनाते गए, बनने का कारण एक ही है, कि कारण यही है कि आने वाले समाज में, आने वाले पीढ़ी में, लोगों में उसको ज्ञान मिले, और ज्ञान से उसका लाइफ जो है वो अच्छा और सुकर बने, सुरक्षित बने, समृद्ध बने। इसके लिए ये बनाए गए, लिखे गए। ठीक है, तो अथर्ववेद का वेद उपवेद है स्थापत्य वेद, और स्थापत्य वेद का एक पार्ट है, एक अंग है वास्तुशास्त्र। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी के समय बताया कि वो वेदांग का एक पार्ट है, तो टोटल 6 वेदांग होते हैं। हाँ। तो सर आप कुछ इसमें वेदांग के जो दूसरे हैं, छंद है, निरुक्ता है, कल्पा है, उसमें भी सर कुछ कवर करेंगे इसमें सर? कि कर लेते हैं, अगर जरूरत है तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना जानना जरूरी है कि ज्योतिष ज्योतिष का ही एक भाग है, जो ज्योतिष वेदांग है, और ज्योतिष का एक भाग जो है वो वास्तु है। मीन्स उस अंग में ही वास्तु शास्त्र आता है। और एक एंगल से देखने जाएंगे तो अथर्ववेद में स्थापत्य वेद, वो आज ही मैंने अभी जस्ट एक 15 मिनट पहले एक वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ सभी को। वेदों के बारे में एक अच्छा वीडियो आया हुआ है, वो इसके बाद मैं शेयर कर देता हूँ। वो भी, उसमें भी वो आप जो बोल रहे हैं वो 6 अंग वगैरह सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है।
और भी कुछ ज्यादा, ये देखो अपने पास यहाँ पर ये ओपन फोरम है, डिस्कशन है, हम लोग इसी तरह से जाएंगे। किसी को अगर लगता है कि मुझे थोड़ा इसकी ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल सब लोग उस ढूंढ के प्रयास करेंगे कि वो कैसे आपके पास आए। ठीक है, और कुछ? वेद तो सबको क्लियर है, 4 वेद। और जो वेदों में अथर्ववेद, अथर्ववेद से स्थापत्य वेद हुआ है, और स्थापत्य वेद का एक अंग जो है वास्तुशास्त्र। क्योंकि हम लोग जब ये कहेंगे लोगों को ये वैदिक वास्तुशास्त्र है, पुरातन वास्तुशास्त्र है, पुरातन भारतीय शास्त्र है, तो कहाँ से आया है, कहाँ पर लिखा है, कौन से ग्रंथ है, ये तो पता होने चाहिए। और जितने भी आप अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हो, उतने सभी ग्रंथ जो है लाइब्रेरी में रखना है, क्योंकि हम लोगों को उसी पे अभी पूरा आगे का जीवन अगर काम करना है, तो ये समय समय पे जरूरत रहेगी, लगेगी, तो हमारे हाथ में रहना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो ऐसे ही 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 आश्रम है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो हर एक आश्रम से आपको आपका लाइफ में गुजरना ही पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं करूंगा या गृहस्थ आश्रम नहीं, वानप्रस्थ आश्रम नहीं। वो पीरियड रहता है और वो ड्यूटीज होती है आपकी, उसमें से जाना ही होता है। तो एक ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है कि आपको शिक्षा लेनी है, आपका जो चाइल्डहुड होता है और एजुकेशन, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है, 0 to 1 to 25 ईयर्स तक का। उसके बाद आपको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है। गृहस्थाश्रम का मतलब है शादी, अपना घर गृहस्थी बनाना है। फिर उसके बाद में अपने बच्चे, उनको संस्कार, वो सब उसमें आता है। वो 50 तक पकड़ सकते हैं आप, 26 to 50। 50 to 75 में वानप्रस्थाश्रम, जो भी नॉलेज आपने लिया है वो नॉलेज आपको शेयर करना है। ये आपका एक आपको शेयर करना है, आपके फैमिली में शेयर करना है और समाज में शेयर करना है। ये आपका एक कर्तव्य होता है। और उसके बाद में ये 4th जो आश्रम है, संन्यास आश्रम, ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, सब लोग उसमें से नहीं गुजरते हैं। लेकिन अगर किसी को जाना है तो उसको ये सब बाकी छोड़ के ईश्वर के साथ एकरूप होते हुए वो संन्यास आश्रम में जाता है। तो ये चारों आश्रम में, आश्रम का अगर आपको जो क्वालिटी लाइफ अगर निकालना है, तो अच्छा समय बिताने के लिए आपको एक घर की आवश्यकता होती है, एक भवन की आवश्यकता होती है, जो आप सुरक्षित भी रहे, समृद्ध भी रहे। सुरक्षा धूप से, बारिश से, हवा से। कोई पुराने जमाने में घर जो बनाने का प्रयास किया गया है, तो उसका कारण यही था। पहले लोग जो है गुहाओं में सबसे पहले लोग जो है वो पेड़ के ऊपर रहते थे। तो पेड़ के ऊपर उतना सुरक्षित उनको नहीं लगा है, जंगली शौपत प्राणियों से खतरा होता था। तो फिर वो उन्होंने सोचा और फिर गुहाओं में निवास करना शुरू किया है। तो सबसे पहला काल जो था मनुष्य का, वो निवास करते थे पेड़ के ऊपर। फिर उसके बाद में आ गए गुहा में, और गुहा से फिर भवन बनने, झोपड़ी बनी, झोपड़ी से फिर पक्के अच्छे मकान बनते गए और सुरक्षित मकान बनते गए। तो इस प्रकार से ये वास्तु का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ते गया। तो चारों आश्रम में से तीनों आश्रम में आपको एक अच्छे घर की जरूरत होती है। कोई भी आश्रम में आप रहो तो एक अच्छा घर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वहां पर सब सुविधाएं रहेंगे, तो आपका वो समय जो है वो अच्छा और क्वालिटी लाइफ रहेगा। तो इसलिए भवन की वास्तु की आवश्यकता है। ऐसे ही लाइफ में 4 गोल्स होते हैं अपने, 4 गोल्स ऑफ लाइफ। वो 4 जो गोल है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है रूल्स। जो भी हमारे धर्म ने, धर्मशास्त्र ने जो रूल्स लगाए हुए हैं, वो सभी का पालन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन, और अपना जीवन व्यतीत करना है। दूसरा अर्थ का मतलब है पैसा, लक्ष्मी, अर्थ प्राप्ति।
धर्मों के नियमों का पालन करते हुए आपको अर्थ प्राप्ति करनी है, पैसे कमाना है। फिर तीसरा है काम। काम का मतलब है कामना, इच्छा। जो धर्मों के नियमों का पालन करते हुए पैसे जो अपने कमाया है वो अपनी इच्छाओं के ऊपर खर्चा करना या उससे अपनी इच्छा पूरी करना, ये आपका और एक गोल है। और चौथा जो गोल है वो है मोक्ष। जैसे संन्यास आश्रम था वैसे ही मोक्ष में होता है कि आपको धर्म अर्थ काम बाजू छोड़ते हुए ईश्वर के साथ एकरूप होते हुए आपको मुक्ति के मार्ग पे जाना है, मोक्ष के लिए जाना है। तो यहाँ पर भी मोक्ष के लिए आपको घर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म अर्थ काम को हासिल करते समय आपको एक सुंदर, सुरक्षित, समृद्ध घर की आवश्यकता है, वास्तु की आवश्यकता है। तो इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए वास्तुशास्त्र रचा गया है। और उसके रूल्स नियम बनते गए। और अगर हम कार्यकाल देखेंगे उसका, तो हजार 2,000 साल तक का पीरियड है कि उसमें ये अलग अलग समय पर अलग अलग लिटरेचर बनते गए, एडिशन होते गए, अपग्रेड होता गया। और कभी किसी ने एक दूसरे के रूल को, नियम को अमान्य, अग्राह्य नहीं किया है, उसको सबको कंसिडर करते हुए वो आगे बढ़े। तो ऐसा ये शास्त्र बना है। और ये शास्त्र परिपूर्ण है, परिपक्व है। ये हम लोगों को पूरा जानना चाहिए कि शास्त्र को क्रॉस चेक करने के चक्कर में मत जाओ। मैंने पहले किया है। जब ये मेरे पास क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा कहीं होता है कि हम साइंटिफिक, हमने समझा ही नहीं साइंस क्या है और अध्यात्म क्या है। तो ऐसे समय पे मैं भी सोचता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। लेकिन आगे चल के कुछ बहुत जल्दी ही ऐसे समझ में आया है कि ये साइंस है, ये शास्त्र है और ये परिपक्व है। इसमें कोई चेंज हम करने की हिम्मत ही नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र बहुत बड़ा है और समय के अनुसार वो कंफर्म हुआ है। और शास्त्र के जो रूल्स हैं वो रूल्स आपको एज इट इज ऐसे ही रिजल्ट देते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही परिणाम देते हैं। अगर नहीं मिल रहा है वैसा परिणाम, तो इसका मतलब है आप सही नहीं पढ़ रहे हो, बस ऐसा ही समझो। शास्त्र कभी भी गलत नहीं होता है और शास्त्र बहुत बड़ा है। ये शास्त्र ऐसा नहीं है कि साइंस तो भी अभी 150 साल का ही बना हुआ है, 200 साल का ही बना हुआ है, लेकिन ये शास्त्र जो है हजारों साल से है, 1000 साल से उसके एक्सपीरियंस है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो गलती हो सकती है, समझेंगे तो गलती नहीं होगी। तो आपको समझना ही है, उसको ढूंढना ही है कि इसका कारण क्या हो सकता है, कि यहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट्स है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी आपको निगेटिव जो है वही दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव एक भी जब पता चलेगा तब जाके पता चलेगा हाँ इसके कारण यहाँ पर जो है ये गुण जो है यहाँ पर भारी है। तो इस प्रकार से आपको जो है शास्त्र को पढ़ना है, शास्त्र समझना है और शास्त्र जो है अपने जगह पे परिपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर एक पार्ट खत्म होता है। तो इसमें कोई किसी को डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो पूछो।